जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों ये अभिक्रियाएं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक से हैं। दोस्तों यहाँ से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस अब छूटने वाले नहीं हैं। दोस्तों यहाँ से ना हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसको समझना और जानना। तो आइए इसको समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, तो इसके नाम में ही है संयोजन इसका आंसर। तो संयोग, समझ रहे हैं ना, संयोग मतलब होता है कोई चीज़ का योग होना, जुटना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का मतलब हुआ कि कोई दो पदार्थ, दो अभिकारक आपस में जुट करके, आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ना दो पदार्थों के मिलने से एकल नए उत्पाद का निर्माण होता है। समझ रहे बात को ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको हम जल में डाला जाता है, ठीक है, डालते हैं तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। दोस्तों तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दो पदार्थ मिला तो इससे एकल नया उत्पाद बना, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों जब आपस में मिलेगा पदार्थ तो इससे एक नया उत्पाद बनेगा CO2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें तो जो मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन होता है, ये भी मिलेगा दो पदार्थ तो इससे एक नया उत्पाद बनेगा, इसका नाम क्या है, MgO। ये बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कम से कम दो पदार्थ, ठीक है, मिल रहा है, आपस में संयोग कर रहा है, जिससे एक नए उत्पाद का, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों ऊष्माक्षेपी का मतलब ये हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा भी निकलती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब अभिक्रिया हो रही थी तो यहाँ पे जो उत्पाद बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकली है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, तो हम देखते हैं श्वसन, जो हम श्वसन करते हैं, ठीक है, तो ये श्वसन क्या है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसके श्वसन था, यहाँ पे यह है ग्लूकोज, हम C6H12O6, ठीक है, और 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, यहाँ पे सॉरी C6O2, तो क्या बनाएगा 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ आके मिला और क्या बनाया, CO2 बनाया, जो हमें होता है श्वसन, वही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या बनेगा, ऊष्मा भी बनेगा। दोस्तों ठीक है, तो ये श्वसन प्रक्रिया है, ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके साथ साथ और देखते हैं तो जो साग सब्जियां होती हैं जो विघटित हो जाती हैं, ठीक ना, तो वो उसका जो कंपोस्ट खाद बनता है वो भी क्या होता है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है, उसमें इससे भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो साग सब्जियों का विघटित होना, ठीक है, कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वो भी उदाहरण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल। तो और यहाँ पे मान लीजिए मीथेन हो गया, जिसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी ऊष्माक्षेपी का, क्योंकि यहाँ से ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं इसके, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए वियोजन, ये वियोग एक शब्द होता है, वियोग माना होता है अलग होना। ठीक है, कहते हैं ना हम उनके वियोग में रो रहे हैं, यानी हम उनसे अलग हो गए हैं, तो ऐसा दर्द हो रहा है उनसे अलग होने का, उसका एक नाम दिया जाता है वियोग। तो वियोजन माने क्या होता है, अलग होना, टूटना, बिखरना। ठीक है, तो कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एक पदार्थ, एक अभिकारक टूटकर नए कई प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे उत्पाद पैदा करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल वियोजन का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जो ऊपर का हुआ है, ठीक है, ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है CaCO3, ये है संगमरमर। ठीक है, ये सॉलिड में है, जब इस पे तापन किया जाएगा, तापन, ठीक ना, तो ये टूटेगा, जो अभिकारक टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस CO2, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर, एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ठीक है, और इस पे जब तापन कराया जाता है तो क्या बनेगा, ये फेरस सल्फेट टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं इसको, यहाँ पे Fe2O3, ठीक है, और SO2 प्लस SO3 बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट है ये तापन कराया गया तो ये टूटा अभिकारक, ठीक है, और टूटने के बाद से ये सभी यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों, ये सभी आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, बिना ऊष्मा के ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए इसमें ऊष्मा या ताप की जरूरत पड़ रही थी, तो जब तक इसमें ताप ना डाला जाएगा ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, यहाँ से नया पदार्थ बनेंगे ही नहीं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं ये दोनों जो यहाँ पे अभिक्रिया दिख रहे हैं आप इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में, ये क्या है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आप इन दोनों को एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला, ये है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अपघटन तो होगा, यानी कुछ चीज़ टूटेगा, तो ठीक ना, टूटेगा, लेकिन किससे टूटेगा, वो विद्युत द्वारा टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे जल है, ठीक है, जल है, ये इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा, विद्युत अपघटन कराया जाएगा, ठीक है, तो ये टूटेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसको हम प्रयोग द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, इस जार में क्या रखा गया है, पानी रखा गया है, ठीक है, पानी में H2O है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे लगे हुए हैं बैटरी से, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये प्लस इलेक्ट्रोड है, ये माइनस इलेक्ट्रोड है। तो जो प्लस वाला होता है इसको एनोड कहा जाता है और जो माइनस होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो जब ये जल टूटेगा, जब ये जल के अणु टूटेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा, इस एनोड पर ये जो है ऑक्सीजन आ जाएगा और कैथोड पर ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, टूट करके, समझ रहे बात को। तो ये होगा कहाँ पे, ये होगा कैथोड पर और ये होगा एनोड पर। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी को बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, यानी विद्युत के द्वारा जब किसी अभिकारक को तोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे NaCl है, ठीक है, इसको यहाँ पे विद्युत दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये जो NaCl है ये टूटेगा, ठीक है ना, 2Na प्लस Cl2, समझ रहे बात को। तो ये भी कहाँ पे आएगा, ये आएगा कैथोड पे और ये आएगा सॉरी ये होगा, हाँ, ये आएगा एनोड पे, ये आएगा कैथोड पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी हम विघटन कर सकते हैं विद्युत द्वारा। अगला हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि कोई एक परमाणु या तत्व का विस्थापन होता है अभिकारक से। कैसे, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। इसको अगर हम लिखें परिभाषा के रूप कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया होती है ना जिसमें अभिकारकों में किसी एक यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक विलयन लेते हैं, विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और इसमें जब, ठीक है, अभिक्रिया कराया जाता है ये फेरस के परमाणु से, तो क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर के परमाणु को ये फेरस का परमाणु विस्थापित कर देगा, ठीक है। कैसे, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये फेरस है, जो आयरन है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता के कारण ये ऐसा हुआ है, ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मेन बात ये है ना, जो फेरस है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तभी ये कॉपर को इस कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित किया है दोस्तों, ठीक है। तो जो पहले इसका रंग नीला था ना, अब इसका रंग नीला नहीं रहेगा, वो थोड़ा मलिन हो जाएगा और हल्का हरा रंग हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखते हैं एक प्रयोग थ्रू, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का यहाँ पे विलयन है जार में, ठीक है,
इसमें अब एक लोहा डाला जा रहा है, लोहे के छड़, फेरस, ठीक है। तो क्या होगा, इस विलयन से ना कॉपर निकल करके इस लोहे पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो लाल भूरा रंग का ये लोहा का छड़ हमको प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए इसको। तो इस प्रकार से यह क्रिया हो रही है। तो अगला देखते हैं, अगला ये एकल हो रहा है, ठीक ना। इसमें एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे है और यहाँ पे जिंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट और इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को ये जिंक विस्थापित कर देगा, तो कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है ये भी क्या है, इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए इस कॉपर को ये जिंक ने विस्थापित कर दिया, ठीक है, विलयन से। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है, अगले अभिक्रिया पे। इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दो अभिकारक होते हैं और दोनों अभिकारक के अपने अपने आयन होते हैं। तो क्या करते हैं, वो दोनों अपने अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक ना, आदान प्रदान कर लेते हैं, और उससे जो बनता है उत्पाद उसी को बोलते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे देखते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे AgNO3 है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। तो दोस्तों क्या होगा, अब इसको अगर हम आयनों में तोड़ें, इस दोनों अभिकारक को, ये सोडियम क्लोराइड यौगिक है, ये सिल्वर नाइट्रेट यौगिक है। अगर इसको हम आयनों में तोड़ें तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो अब ये आयनों टूट गए हैं, तो ये कहेगा बाबू, सोडियम कहेगा इससे सिल्वर नाइट्रेट से, बाबू अपना नाइट्रेट हमको दे दे, और ये कहेगा सिल्वर, बाबू अपना क्लोरीन तो मुझको दे दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा NaNO3। समझ रहे बात को, यानी इसका आयन ये वाला, ये सोडियम ले लिया, और इसका आयन यानी क्लोरीन ये सिल्वर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे AgCl हो जाएगा। समझ रहे बात को आप, बात समझ रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज, अदला बदली हुआ, ये अपना इसको दिया और ये अपना इसको दिया, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। यहाँ पे जो ये माना है ये ठोस अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे BaCl है, BaCl2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि Na2SO4 है, ठीक है। ये जो है बेरियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया होगा, यानी इसको भी चाहे तो इस यौगिक को तोड़ें आयनों में, तो ये Ba+ और Cl- और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, तो क्या होगा, एक नया जो यहाँ मतलब जो नया उत्पाद बनेगा उसमें देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे ये है ना, ये Ba है, ये सल्फेट ले लेगा और अपना Cl इस Na को दे देगा, यानी ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Ba सल्फेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है, 2NaCl, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये BaSO4 है, ये इसका एक ठोस अवक्षेप बन के ये बैठ जाएगा, ठीक है, अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बन के ये नीचे बैठ जाएगा और यहाँ बन जाएगा NaCl एक्वस, ठीक है। तो आपने देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि इसमें जो दो अभिकारक थे वो अपने आयनों का एक्सचेंज, अदला बदली करके क्या बनाए, अभिकारक बनाए, ठीक ना। और जिसमें अभिकारक था जो हर एक अभिकारक उत्पाद बनाए, और हर एक उत्पाद में ठोस अवक्षेप के रूप में कोई एक पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो आपने इसको समझा काफ़ी आसानी से। इसमें मेन बात यही है, क्या करते हैं, ये अपने आयनों का ना आदान प्रदान करते हैं बस, इसलिए जो कहते हैं द्विविस्थापन, दो चीज़ का विस्थापन हो रहा है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। अभी हमने यहाँ बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, तो NaCl + AgNO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ बना था NaNO3 और यहाँ पे AgCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है इसका ठोस अवक्षेप बना था ना, ठोस अवक्षेप। तो ये जो अवक्षेप है ना, इस अभिक्रिया दिखाता है, कहने का मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ना जो अवक्षेप भी बनते हों, अवक्षेप के रूप में भी पदार्थ का निर्माण होता हो, तो वैसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए इसको। यहाँ पे एक और जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसको आप लिख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया में, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप भी बनता है, ठीक है, ठोस के रूप में। वो है क्या। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो है, ठीक है। यहाँ पे मेन बात किसका है, प्रकाश का यहाँ पे उपस्थिति
मेन बात है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश जो संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसको एग्जांपल ले लेते हैं। प्रकाश जो संश्लेषण अभिक्रिया होती है, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें आप जानते हैं कि 6CO2 होता है और 6CO2 होता है और यहाँ पे जल होता है, ठीक है, ये होता है ना। यानी जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और धरती में से जल लेते हैं, तो क्या बनाते हैं, अपना भोजन C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, यही ना बनाते हैं मेनली। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे प्रकाश, ठीक है। तो दोस्तों आप देखें कि ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी क्या है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसके अलावा और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2AgBr है, ठीक है, और इसके अंदर प्रकाश दिया जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इस पर प्रकाश दिया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पे ये Ag अलग हो जाता है और यहाँ पे Br2 अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें होने के लिए, उस प्रक्रिया को संचालित होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका एक और एग्जांपल है AgI, ठीक है, यानी सिल्वर आयोडाइड, इसमें प्रकाश जाएगा, प्रकाश, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार। देखते हैं अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण में क्या, इसमें कोई उदासीन उत्पाद बनते हो, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के पश्चात कोई उदासीन उत्पाद प्राप्त होता है। कहते क्या है, ये अक्सर अम्ल और क्षार मिलते हैं तभी होता है, यानी अम्ल और भस्म जब मिलते हैं तभी होता है। जैसे यहाँ पे अम्ल, ये देख रहे हैं, यहाँ पे अम्ल तथा जब भस्म मिलते हैं ना, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इसका देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे HCl है और यहाँ पे NaOH है, ठीक है, ये जब मिले, इनमें जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बना यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस जल बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया किया तो लवण, यानी साधारण जो नमक होता है उसको बोलते हैं लवण होता है वो, ठीक ना, तो NaCl प्लस जल, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्योंकि यहाँ पे उदासीन उत्पाद, ये जल भी क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन से मतलब वैसा हुआ कि जिसका pH मान 7 के बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जल भी क्या है, उदासीन है, और NaCl भी क्या है, उदासीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अम्ल और भस्म होते हैं वो एक दूसरे के गुण को ना कम कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ये अम्ल मिलेगा जब क्षार से, तो इसका अम्लीय गुण खत्म हो जाएगा, और ये क्षार मिलेगा अम्ल से, तो इसका भस्मीय गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं तो उदासीन उत्पाद बनता है, और उदासीन जब बनता है उत्पाद तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे कर सकते हैं KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, H2SO4 और यहाँ पे KOH, यहाँ बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस H2। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या है कि दो जब अम्ल और भस्म मिलते हैं आपस में तो लवण और जल बनता है, जिस और वो दोनों क्या होते हैं, ये उदासीन उत्पाद होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अगली अभिक्रिया का। अगला है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। दोस्तों इसको काफ़ी आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन आके मिलता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी ऐसे हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके मिला और हाइड्रोजन निकला वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पे ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है और कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मिला तो क्या बना, ये बनाएगा CO2, ठीक है। यानी यहाँ पे इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बना, CO2 बना, यानी ये भी क्या है क्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सल्फर गंधक है, इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बनेगा, SO2। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं
अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो ये वैसी अभिक्रिया है अवकरण। देखिए दोस्तों, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन, ये बात समझने लायक है, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इसको बोलते हैं अवकरण या अपचयन, अपचयन। ठीक है। तो दोस्तों, ये अपचयन या अवकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का यहाँ से निष्कासन होता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन मिल जाता है, जुटता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2H2 है और यहाँ पे Cl2 है। ठीक है। तो क्या हुआ, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और क्या बनता है, यहाँ पे 2HCl बनता है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे हम अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 2H2 है और O2 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन संयोग किया तभी क्या बना, जल बना। ठीक है। तो यानी जल भी क्या है, एक अवकरण या कह सकते हैं ऑक्सीकरण, दोनों अभिक्रिया का यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है जल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दोनों को एक साथ जब देखा जाता है अभिक्रिया को। हालांकि इस अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण अवकरण सदैव एक साथ होती है, तो इनको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो उसको देखते हैं अभी जरा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से। ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है और यहाँ पे H2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से कॉपर अकेले बच जाएगा, यहाँ पे जल आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या होगा, यहाँ से ना जब यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, O2 का यहाँ से का निष्कासन O का निष्कासन हुआ। ठीक है। और यहाँ पे जाके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन का संयोग, समझ रहे हो बात को। यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन मिल गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन निकला तो अवकरण हुई और ऑक्सीजन जब जुटा तो ऑक्सीकरण हुई। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे विक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, देख रहे हैं ना दोस्तों। तो इसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है उसका ऑक्सीकरण होना कहते हैं, यानी वो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। और जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुटता है उस पदार्थ का कहते हैं अवकरण होना, यानी वो अवकृत हो जाता है। ठीक है। तो जो पदार्थ अवकृत हुआ होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और जो पदार्थ जो होता है ऑक्सीकृत हुआ होता है वो होता है अवकारक। ठीक है। यानी कहने का मतलब, यहाँ मान लीजिए कॉपर रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। यानी यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकृत हो गया, लेकिन ये क्या है, ये अवकारक है, ये बड़ा अवकारक है दोस्तों। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकृत कौन, जिंक हो रहा है, तो इसलिए जिंक क्या है, बड़ा अवकारक है। ठीक है। वैसे कह सकते हैं, जब जिस पदार्थ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl2 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl2 में हाइड्रोजन जुट रहा है, यानी यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, यानी Cl2 अवकृत हो जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये Cl2 ऑक्सीकारक। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे O2 भी है, तो यहाँ पे क्या है, O2 जो है बड़ा ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 मिलकर इसको अवकृत कर दे रहा है, इसलिए ये क्या है, ये O2 यानी ऑक्सीजन बड़ा ऑक्सीकारक है। दोस्तों ये सभी अभिक्रियाएं आपको कैसे लगी, ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिसको थोड़ा सा समझने मुश्किल होती है उसको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।